ईरान को पता है आखिर में बर्बाद होगा, लेकिन बर्बाद होना ही है तो सामने वाले को भी क्यों ना करें। आखिरकार ईरान की स्ट्रेटजी क्या है? आज ऐसा क्या हो गया कि वही ट्रंप जो कल तक ईरान का नामो निशान मिटाने वाले थे, वो आज खुद नेगोशिएशन की भीख मांग रहे हैं। बिना सुप्रीम लीडर के किसको रिपोर्ट कौन चला रहा है ईरान को? ऐसी सोच रखने वाले ट्रंप को आज क्यों डर लग रहा है और आज यूएसए में हाहाकार मचा है किस बात पर? आखिरकार वो ट्रंप जिनकी कल तक की बयानबाजी से ये झलक रहा था कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसी बयानबाजी थी कि मैं ईरान को भी झुका लूंगा। अगर मैं वेनेजुएला के अंदर घुसकर उनके लीडर को उठा के ला सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, ये कहीं ना कहीं राजनीति कह रही थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वही ट्रंप जो कल तक ईरान का नामो निशान मिटाने वाले थे, वो आज खुद नेगोशिएशन की भीख मांग रहे हैं। आज वो खुद चाहते हैं कि नेगोशिएट कर लिया जाए। अब ऐसी बात आखिरकार हो क्या गई, क्या बदल गया 24 घंटों में? ऐसा क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले तो बात आती है खमेनी की। जब मौत हो जाती है, जब वो नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं था कि अब कुछ घंटे और ईरान सरेंडर कर देगा। ट्रंप की विक्ट्री भाई, वाह वाह। हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में चीजें समझाई कि कैसे कांग्रेस से, यूएन से, किसी से डिस्कस नहीं किया गया, बस एक हमला कर दिया गया ये कहकर कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा, भैया ये कर देगा, वो कर देगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सेड। तो उन सब चीजों के बाद अब ये तस्वीर हम सबके सामने आना कि ट्रंप डर गए हैं और ईरानी ताकतें कहती हैं कि भैया हम नहीं डरते। अब वो गलतियां जो हमने दोहराई हैं इस बार नहीं दोहराएंगे। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे पुराने युद्धों से सीखा है। ईरान की एक बड़ी स्टेटमेंट, ईरान की बड़ी स्टेटमेंट है इस वक्त की कि हमने देखा है यूएस मिलिट्री फोर्सेस को अपने अराउंड पिछले दिनों में हारते हुए, और हमने उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और हमने सीखा है। यानी कि ईरान की जो आंखें हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं यूएस पर गड़ी हुई थी और ऑब्जर्वेशन चल रही थी, और ईरान ने बहुत कुछ सीखा है, ये उन्होंने कह दिया और हम इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार क्या वो इसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं बिल्कुल 100%। मतलब आज कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी बात होंगी, और वही बात, आखिर ट्रंप आज क्यों बैकफुट पर है। वो ट्रंप जो किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन से कम नहीं। जब चाहा जिस देश का प्राइम मिनिस्टर उठा लिया तो प्रेसिडेंट उठा लिया। अरे देश का प्रेसिडेंट होगा तो वहां होगा, मैं भी सुपर पावर का प्रेसिडेंट हूं। ऐसी सोच रखने वाले ट्रंप को आज क्यों डर लग रहा है और आज यूएसए में हाहाकार मचा है किस बात पर? आखिरकार तो वो बात उठती है जब ट्रंप खुद पार्लियामेंट में आकर कुछ शब्द कहकर जाते हैं और उसमें से एक लाइन बवाल मचा देती है। ट्रंप कहते हैं कि 3 यूएस मिलिट्री मैन्स का जनाजा उठ चुका है और 5 और बुरी तरह से घायल हैं, बचना नामुमकिन, और ऐसी मौतें आगे और हो सकती हैं, और ऐसी वॉर्स में ऐसा ही होता है। अब इस बात में जो यूएस के अंदर हाहाकार मचा है, देखिए आप जियोपॉलिटिकली जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन अंदर की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकते आप। ट्रंप ने टिकना वही है, अगर वहां टिकेंगे तो ही दुनिया पे जियोपॉलिटिकली टिकेंगे। तो आज इसे गहराई में समझेंगे। तो देखिए 3 बड़े सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला, आखिरकार ईरान की स्ट्रेटजी क्या है? कैसे, मतलब एक अकेला देश, 40 कमांडर शहीद हो गए, मार दिए गए, सुप्रीम लीडर खमेनी नहीं रहे, उनके बेटे नहीं रहे, मतलब कैसे चल रहा है भैया ये देश? और अगर ईरान की जगह कोई और देश होता तो अभी तक सरेंडर कर चुका होता, लेकिन ये ईरान है जो टिका हुआ, और कैसे टिका हुआ ये आपको जानना चाहिए और हम आज आपको बताएंगे। इसके बाद आता है कि कब तक टिके रहेगा ईरान आखिरकार, क्योंकि देखिए अगर हम ये कहते हैं कि ट्रंप आज बैकफुट पर है तो बिल्कुल है, लेकिन वो सुपर पावर भी है।
आज इंटरसेप्टर से जरूर मात खा रहा है, लेकिन ट्रंप का दिमाग कब कहां चल जाए ये कोई नहीं कह सकता। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि बड़ी ताकतें हैं ईरान, यूएसए, और अगर खाड़ी देश वो यूएस के साथ खड़े हो जाएं, वो प्रेशर ना बन पाए जिसे बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ईरान का क्या होगा? ईरान इस वक्त ऑलमोस्ट पूरे मिडिल ईस्ट पर मिसाइलें दागे जा रहा है, तो ये मिसाइलों का स्टॉक कब तक रहेगा? अगर वहां इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं तो वहां मिसाइलों का स्टॉक अनलिमिटेड है क्या? और इतना स्टॉक कहां से आ रहा है? तो क्या ट्रंप की वो न्यूक्लियर वाली बातें, क्या इजराइल की वो न्यूक्लियर वाली बातें सच थी? सवाल है। तो तीसरा सवाल अब आपकी स्क्रीन पर, ट्रंप का ये अटैक करना ईरान के ऊपर ब्लंडर या मास्टर स्ट्रोक, ये बड़ा सवाल है। लोगों के मनों में सवाल बना हुआ है। हमने बात की थी अगर ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड आते हैं तो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये मूव पॉलिटिकल सुसाइड से कम नहीं थी? क्योंकि जहां तक हम यूएस की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो इलेक्शंस के वक्त ट्रंप ने खुद ही काफी ऑपोजिशन को, यानी कि ओबामा को काफी ट्रोल किया था कि अब ये बंदा पॉलिटिकली यहां स्टैंड करने के लिए, ये प्रेसिडेंट बने रहने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर देगा। ये ट्रंप की खुद की स्टेटमेंट है, ये ट्वीट आज भी पड़ा है। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या आज ट्रंप का ही खुद वो हरकत कर देना जायज है? क्या लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? तो एक कहानी यहां भी गढ़ जाती है, और ये बात हम नहीं कह रहे, लेकिन यूएस के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स में से एक जो कि पॉलिटिक्स को भी बहुत करीब से जानते हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि ये जो मूव था ये इजराइल का रेजीम चेंज करने के लिए था, लेकिन बैकफायर कर रहा है कहीं ना कहीं। जब हम बात करते हैं ट्रंप गिड़गड़ा रहे हैं, ट्रंप नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन आज तेहरान नेगोशिएट नहीं कर रहा। तेहरान फंक्शन कैसे कर रहा है, बड़ा सवाल फिर वहीं के वहीं है, जवाब देंगे इसका भी। लेकिन जो कहते हैं कि अगर रेजीम वहां की चेंज करनी थी, अभी तक वहां की तो नहीं हुई, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि कहीं यूएस की ना हो जाए। तो बड़ी स्टेटमेंट्स लोगों की तरफ से सामने आ रही हैं। आप ट्विटर खोल लीजिए, यानी कि आज का एक्स, थ्रेड्स खोल लीजिए, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, आपको बातें ऐसी ही दिखेंगी। समझाएंगे, आज सब कुछ समझाएंगे। तो देखिए, 3 बड़े सवाल हमने जान लीजिए। अब जो ट्रंप का और इजराइल का अंदाजा था वो ये था कि खमेनुई मारा जाएगा। खमेनुई के मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं सरेंडर बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं हो पाया। तो मिसकैलकुलेशन तो हुई। ट्रंप ने यह गलती कर दी कि उन्होंने मिडिल ईस्ट के एक देश को वेनेजुएला समझ लिया। भैया ये अफगान नहीं है, ना ही ये वेनेजुएला है, ये ईरान है। आज का ईरान वो ईरान है कि अगर मरेगा तो मार भी देगा। कोई, देखिए, कुछ भी हम बात कर लें, ऐसा कोई शक नहीं है कि आज तेहरान जल रहा है, आज ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है, अगर ईरान आज जलेगा, अगर ईरान आज खत्म होगा तो वो और देशों को भी ले डूबेगा। ऐसा आर्थिक नुकसान देगा, ऐसा जानी नुकसान देगा, जिसे भर पाना पुश्तों का खेल बन जाएगा। और ये वो कर रहा है। ईरान इस वक्त स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, क्योंकि वैसे चलना पॉसिबल नहीं है। बिना एक सुप्रीम लीडर के एक कंट्री कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे वो एक सुपर पावर से लड़ रही है, और सुपर पावर बैकफुट पर है। आपके लिए बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम बता देते हैं। तो इस वक्त यूएस मिलिट्री फोर्सेस के जवान मार दिए जा रहे हैं। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका ईरान इकलौता गेटवे है गल्फ कंट्रीज के लिए,
वहां वो इजराइल और यूएस के 3 ऑयल टैंकर्स को अपना निशाना बना चुका है, जिसका रिजल्ट आपको कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा। आपको इस वक्त भी मिल रहा है, $75 तक जो है वो प्राइस पहुंच चुका है। शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश करेगी और तेल के प्राइस ऐसे ऊपर जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर ईरान ने पहले दिन ही ये कर दिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फायदा उसने पहले दिन से उठाया था, उसने वहां अपनी ताकत दिखाई थी और आज हजारों शिप्स वहां से गुजरने के लिए बेताब है, लेकिन गुजर नहीं सकती क्योंकि राज ईरान का है। तो भैया दुनिया में ऐसी इन्फ्लेशन आएगी जिसका इंपैक्ट भारत पर भी होगा, क्योंकि हम दुनिया से अलग तो कोई है नहीं। तो तैयार रहिए, अब ये जंग लंबी चल सकती है, ऐसी प्रेडिक्शन सामने आ रही हैं, या ट्रंप को सरेंडर करना पड़ सकता है। क्योंकि आप मान लीजिए आज क्या कहते हैं लोग कि तेहरान जल रहा है, ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन गेम ही ऐसी खेल रहा है ईरान कि आप अगर उसका एक मोहरा हटा भी दें, चेस का खेल मान लीजिए, किंग आपने खत्म कर दिया, मोहरा अगर तेहरान है, 31 मोहरों में से अगर एक तेहरान है, आप हटा दीजिए, ये धड़ का सर अलग कर देंगे तो भी वो जीवित रहेगा, तो भी फंक्शन करता रहेगा। इस वक्त ऐसे मोड़ पर है ईरान। कैसे है ये आपको समझना चाहिए, बड़ी बारीकी की बात है, लेकिन ऐसे समझाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो भैया आसान था। बस थोड़ी नजर और देशों पर रख लेनी चाहिए। तो समझिए, इस वक्त बड़ी खबरें आ रही हैं कि अगर नुकसान ईरान का है तो और देशों का भी है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी इस वक्त जो जानी नुकसान हुआ वह है वो सबसे ज्यादा ईरान में हुआ है, 200 से ज्यादा। इराक में 2 मौतें, यूएई में 3 मौतें। यूएई में दुबई वो सिटी है जहां सेफेस्ट कहा जाता है दुनिया में, तो अगर वहां लोग अनसेफ कर दिए जाए तो दुनिया पर प्रेशर तो बनेगा। तो यूएई ट्रंप पर प्रेशर बनाए, ये एक बहुत ही बड़ा खेल ईरान ने कहीं ना कहीं खेला है। 3 मौतें यूएई में बहुत मायने रखती हैं, इजराइल में 10 मौतें होती हैं, फिर भी मैक्सिमम पर तो ईरान ही है। अब ईरानी प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ईरानी प्रेसिडेंट, जब हमने आपको कहा कि आज ट्रंप नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन आज नेगोशिएशन के लिए तेहरान, ईरान रजामंद नहीं है, तो ऐसा कैसे? ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी, जहां कल तक ये बातें थी कि नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया ये कहकर कि हमारी ड्यूटी है, हमारे लेजिटिमेट राइट्स है कि हम खमेनुई की मौत का बदला लें। अब इससे साफ होता है कि ईरान इससे अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। भैया मरूंगा तो मार के मरूंगा, डूबूंगा जलूंगा तो तुम्हें भी जला दूंगा। अगर चींटे मुझ पे आएंगे, अगर तुम कीचड़ मुझ पे फेंकोगे तो चींटे तुम पर भी ला दूंगा। अगर मैं डूबूंगा तो तुम्हें भी लेके डूबूंगा। ये हालात है इस वक्त। ईरान कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि बर्बादी के लिए तैयार बैठा है। ईरान को पता है आखिर में बर्बाद होगा, लेकिन बर्बाद होना ही है तो सामने वाले को भी क्यों ना कर दो, इस सोच के साथ ईरान चल रहा है। लेकिन चल कैसे रहा है, कैसे, आखिर कैसे, बिना सुप्रीम लीडर के किसको रिपोर्ट, कौन चला रहा है ईरान को? जब सुबह सुबह उठते हैं खबर आती है खमेनुई के बेटे नहीं रहे, भैया कौन चला रहा है ईरान को? 40 कमांडर मार दिए। तो उस सवाल पे आते हैं। तो देखिए, एक बड़ी चीज मायने रखती है, IRGC जो है ईरान की फोर्स, जिसके बलबूते पे अभी वो चल रहा है, उसका लगातार अभी तक यही कहना है कि हमारी मिसाइलें बड़ी वाली अभी आनी बाकी हैं, अभी तो ऐसा ऑपरेशन चलाएंगे जो अभी तक हमने चलाया नहीं, खौफनाक मंजर अभी तक आना बाकी है। तो ये बात तो महत्वपूर्ण है कि अब क्या बचा है? जब एक अकेला देश आसपास के 10 देशों से लड़ सकता है तो और क्या खौफनाक है? तो देखिए, और खौफनाक है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स। पिछली बार जून
जुलाई 2025 में एक नेगोशिएशन हुई थी जब वॉर रुक गई थी। यूएस, इजराइल, ईरान शांत हो गए थे। लेकिन इस बार ईरान कहता है कि हमने मौका तब दे दिया, अगर हम तब नेगोशिएट ना करते तो आज हम पर हमला ना होता, आज खमेनी ना जाते। इन्होंने नेगोशिएशन की और इन महीनों में यूएस और इजराइल ने अपने वेपन्स, अपनी मिसाइल्स रीस्टॉक करी और अब हम पर हमला किया। तो कहते हैं कि अब दोबारा ये गलती नहीं की जाएगी। जहां उन्होंने कहा था कि हम पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं, तो वो बकायदा चीजें हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं, मायने रखती हैं ये चीजें, आप समझ लीजिए। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के सीधा सीधा चैलेंज दे डालते हैं। वो कहते हैं कि हम पर जितने मर्जी बॉम्ब डाल लो, लेकिन अब हम सीख चुके हैं। हम यूएस की मिलिट्री को आसपास हारते हुए देखकर सीख चुके हैं। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, सीधा सीधा चैलेंज। तो तबाही कहां आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तबाही आ रही है ये हम देख सकते हैं, क्योंकि भैया ईरान तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ये बड़ी स्टेटमेंट वहां के मिनिस्टर ने दे कैसे दी, आखिरकार ये मायने रखती है बात। तो भैया ये इस बलबूते पर दी गई है जिसे हम कहते हैं मिलिट्री डॉक्ट्रिन। अब ये कहां से आती है तो समझिएगा आप इस बात को। बहरीन, यूएई, कुवैत, ईरान ने सोच लिया है, 3 पॉइंट्स बताएंगे। हाँ, बहरीन, यूएई, कुवैत, जो भी गल्फ कंट्रीज है, ईरान ने सोच लिया है जहां जहां यूएस के बेस है मैं तबाह कर दूंगा। तो इससे जियोपॉलिटिकली वैसे देखा जाए तो जितने ज्यादा एसेट्स आप ऑन द ग्राउंड अपने लाएंगे, उतना उन एसेट्स का बर्बाद करने का और बर्बाद होने का चांस बन जाता है। बड़ी क्लियर सी बात रहती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं तो दूसरा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसका फायदा वो उठा रहा है। उसने अगर 3 टैंकर वो यूएस और इजराइल के रोक सकता है। हमने देखा था कैसे यूएस ने दादागिरी दिखाई थी दूसरी कंट्रीज पर जब वो वेनेजुला पहुंचा था। तो अब वो दादागिरी यूएस के साथ भी हो रही है। तो ट्रंप तो बैकफुट पर आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं बचती। जियोपॉलिटिकली टिकने के लिए पॉलिटिकली अपने देश में टिकना बहुत जरूरी है। अब एक और बात, ईरान ने यह भी कहा है कि अगर और कोई देश बीच में कूदा तो बर्बादी उसकी भी होगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, बख्शा नहीं जाएगा। जब सुबह सुबह खबर आती है यूके, फ्रांस, जर्मनी कूदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ईरान ने ट्रेलर दिखा दिया यूके को। अगर यूके ने अपने एयरबेस खोले तो साइप्रस के एयरबेस पे हमला कर दिया गया। तो साथ के साथ जवाबी हमले हो रहे हैं। लेकिन इतने जवाबी हमले कैसे हो रहे हैं, कैसे कि इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, आखिरकार इतने हमले कैसे बड़ा सवाल है। चलिए जवाब देते हैं। तो इतने हमले ऐसे, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। मैं जानती हूं 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, लेकिन बताएंगे, इसे समझिए। ये महत्वपूर्ण पहलू है और ये वो पहलू है जिसके बलबूते पर ईरान महीनों तक, सालों तक टिका रह सकता है। यानी कि ईरान चाहे तो जंग समाप्त करे, ना चाहे तो सुपर पावर को कल घुटनों पर ला दे। चलिए समझते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम यानी कि सेंट्रल कमांड की जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइज से ये तो हम समझ गए कि अगर खमेनी नहीं है तो भी चलेगा। अब इसमें क्या होता है, 31 अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाता है एक देश को। यही किया किसने, ईरान ने। फ्री हैंड दे दिया अपने छोटे छोटे जनरल्स को, डिवाइडेशन में फ्री हैंड दे दिया कि तुम जो करो, जैसे अटैक चाहो कर दो। तो फौज के पास फ्री हैंड है। 31 जगह से लगातार अटैक हो रहे हैं, इसलिए इतने अटैक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है फौज, किसी को जवाब दे नहीं। अब खमेनी नहीं है जवाब देने के लिए। तो
बर्बादी भयंकर हो सकती है। हमने देखा है पाकिस्तान फौज के बलबूते पर चल रहा है तो कैसे, जब चीजें फौज के हाथ में आती हैं तो कैसा हो जाता है, मनमर्जी के मालिक। वो यहां भी दिखेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये युद्ध महीनों तक खींचा जा सकता है ईरान के द्वारा बिना हारे, क्योंकि मिसाइल्स का भंडार है और मिसाइल्स की कमी और देशों के पास कम नहीं है। लेकिन पिछले दिनों ईरान ने ऐसी मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइलों से आज अमेरिका डर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में से सबसे ताकतवर अभी तक वो उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिनका रेडियस गल्फ कंट्री से यानी कि खाड़ी देशों तक है। लेकिन अब उसके पास ऐसा भी मिसाइल जल्द आने वाला है, और ये हम नहीं, खुद ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास ऐसा मिसाइल जल्द होगा जिससे वो कल को या फिर शायद कल ही न्यूयॉर्क या यूएस के किसी भी हिस्से तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो फिर कहते हैं तबाही आने वाली है। कभी कभी तो वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होने वाले मैसेज याद आ जाते हैं। 2026 घातक है, लेकिन फिर यहीं वापस आएंगे। वो तरीका जो आईआरजीसी ने 2005 में डेवलप किया था, आज 2026 में वो ईरान की ताकत बनकर खड़ा है। 31 भागों में बट गया है। मतलब अगर ये धड़ तेहरान आप अलग कर दोगे तो भी ये बॉडी फंक्शन करेगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं। तो इतना आसान नहीं होगा। अब हराने का इकलौता आसान तरीका बाकी है, वो है बूट्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन ईरान की नेचुरल स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक लोकेशन इस बात में किसी का साथ नहीं देती, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो कि मोस्टली पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां बूट्स ऑन द ग्राउंड जाना आसान नहीं है। और यह हमने पहले भी क्लियर किया था कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड जाया जाएगा तो ट्रंप के लिए पॉलिटिकल सुसाइड से कम नहीं होगा, लेकिन जल्द ये मजबूरी भी बन सकता है। अगर ईरान नहीं रुकेगा तो हथियार उठाने पड़ सकते हैं। अब ये बात यहां समाप्त नहीं होती। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक बात की थी। तीसरी आती है टू कैच इंटरनेशनल अटेंशन। ईरान तीसरे देश पर इसलिए हमला कर देता है ताकि इंटरनेशनल प्रेशर बन सके। लेकिन ये दावपेच उस पर उल्टे पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर खाड़ी देश डटकर खड़ जाए ट्रंप के साथ कि भैया हमारा तो नुकसान किया है, इसे मार डालो, तो ये दावपेच कमजोर कर सकते हैं। अब इस वक्त का बड़ा एक स्टेटमेंट सामने आता है पेंटागन की तरफ से। पेंटागन कांग्रेस को, यूएस कांग्रेस को ये कहता है कि पिछले 2-3 दिनों में कोई न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया ही नहीं गया, तो इससे बड़े प्रश्न चिन्ह ट्रंप पर उठ जाते हैं। ये कहकर अटैक करना कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से हम पर अटैक करने वाला था, बनाने वाला था, कर लिया था। पिछले 20 सालों से एक माला जपना इजराइल का। और पेंटागन का ये कह देना कि अगर ईरान के पास है तो पिछले 2-3 दिनों में तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रश्न चिन्ह ट्रंप सरकार पर तो लगा देता है। अब एक बड़ी आखिर बात मैं यहां कहना चाहती हूं, और वो ये है कि एक शिया लीडर जो कि विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिनको लोग एक्चुअली एडमायर करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रमजान के वक्त अपना टारगेट बनाना वैसे भी किसी पॉलिटिकल सुसाइड से कम तो नहीं मानेंगे हम इसे। लेकिन पॉलिटिकल सुसाइड तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की जो वक्त है वो ये कहता है कि ये जो स्टेप था ये बहुत बुरा था, और ये हम नहीं, ये आर्टिकल से लेकर जेरूसलम पोस्ट तक सब कहते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा।